हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग तैयारी को ऐसे करेंगे जैसे कि बहुत क्रिटिकल तरीके से करेंगे, जिससे तैयारी हमारी अच्छी हो सके। इसलिए हमने चॉइस किया है कि हम बुक को ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि उसे हमें दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, बहुत आसान तरीके से। और हम चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या यूजीसी नेट हो, यूपी टेट, सी टेट, मतलब विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा ही पूछा जाता है। और ख़ास करके यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे तमाम परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो हमने चॉइस किया है कि हम बुक ही पढ़ेंगे जो सबसे अच्छी बुक है, एथेंटिक बुक है, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की है। हम उनकी बुक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला प्रयास गारसा दत्तारसी गारसा दत्तारसी ने किया। गारसा दत्तारसी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तारसी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला दितलुई इन दो ये हिंदुस्तानी रखा। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और आप सभी को हम बताते चले कि हमारे जैसे टॉपिक है, हम शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हैं। आज हम बुक पढ़ेंगे, फिर अगले दिन हम इससे शॉर्ट नोट्स करेंगे। इसके बाद हम इस पर प्रश्नोत्तरी करेंगे जो यूथ कंपटीशन बुक की होगी। इसलिए आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको अपने ही तरीके से पढ़ना है, जहाँ एक सफलता होगी, मिलेगी ज़रूर, चाहे जैसे मिले, मेहनत ही इतनी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम सरस्वती पांडे की पुस्तक है जो सबसे अथेंटिक मानी जाती है। नेक्स्ट नंबर पर हम करेंगे यूथ कंपटीशन की बुक, पूरी बुक हम करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ हम शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो उम्मीद है, जैसे कि हमने आपसे बोला कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया, तो हमारा आंसर तुरंत निकल के आएगा कि गारसा दत्तारसी ने किया। एक ही लाइन में एक छोटा सा आंसर हो जाएगा तुरंत। फिर नेक्स्ट हमारा सवाल होगा कि गारसा दत्तारसी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की, तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में की। फिर नेक्स्ट हमारा सवाल आएगा तारसी ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा। ये सभी नोट करते चलना, जैसे कि गारसा दत्तारसी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास गारसा दत्तारसी ने किया। एक पॉइंट में सारा कुछ लिखते चले। फिर उसकी मतलब पुस्तक की भाषा क्या थी, तो फ्रेंच भाषा थी। फिर पुस्तक का नाम क्या था, फिर कितने भागों में विभक्त थी, कब कौन से सन में प्रकाशित हुई, किस प्रेस में मुद्रित की गई,
ये सारे चीज़ें देखते हुए चलेंगे। बहुत अच्छी क्लासेस होंगी। आप यकीन करेंगे पहली क्लास से ही मेरी कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है। बहुत ईज़िली तरीके से पढ़ेंगे, समय लगेगा बट अच्छा करेंगे। तो हमारा आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं। जैसे यह ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित की गई। कहाँ मुद्रित की गई? पेरिस में। पेरिस में आयरलैंड की एक प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से हो गया। फिर हमारा अगला है इश्तवार द ललित लोई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया। मतलब द्वितीय जो दूसरा भाग था तो 3 भाग में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। फिर तारसी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णमाला क्रमानुसार दिया। फिर गारसा द तारसी के ग्रंथ में कुल कितने कवि थे? तो 738 कवि थे, जिनमें से 72 हिंदी के थे तथा शेष उर्दू के। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किताब को पढ़ो ऐसे जैसे कहानी हम पढ़ रहे हैं। कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब रियलाइज करते रहना चाहिए। फिर आगे हम पढ़ेंगे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णोदेव ने गारसा द तारसी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, मतलब गारसा द तारसी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णोदेव ने किया। उसका नाम भी, उस ग्रंथ का नाम रखा हिंदुई साहित्य का इतिहास। प्रकाशन 1952 ईस्वी में कराया। तारसी की पुस्तक इश्तवार द ललित लोई हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ का प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सरोज नामक हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। मतलब शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में 1838 कवि थे। भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण मिले। किसमें मिले? तो शिव सिंह सरोज में। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में गेयरसन द्वारा रचित
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। ये सब टॉपिक मतलब एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए, साथ साथ उनको नोट करते चले, जबकि जब हम रिवीजन करें तो हमें एक सरसरी नज़र ही देखना पड़े। बस इस हिसाब से अपने नोट्स बनाइएगा, क्यों नहीं होगा। एक जोश के साथ तैयारी करनी ही चाहिए, क्योंकि जोश अगर हमारा कम होता है, उत्साह, तो हम सफलता में कई गुना पीछे चले ही जाते हैं। जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो हमारा जैसे उत्तर अगर बने, जैसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है, तो हम लिखेंगे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर दूसरा सवाल हमारा बनता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो हमारा उत्तर होगा जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1857 ईस्वी में हुआ। गियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। किसे कालक्रम अनुसार वर्गीकरण और उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत यूं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। किसने पृथक किया, तो जॉर्ज गियर्सन ने पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग माना। किसने माना, गियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग माना जाता है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र है। मतलब ये तीनों भाई ही हैं। इन्हें कभी कभी पूछा जाता है मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है, तो 3 है। इनको हम आसान भाषा में GSS, एक ट्रिक है इनको याद करने की, GSS मतलब जी से गणेश, श्याम से यश, सुख से यश, तो SSG। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ।
मिस्र बंधु विनोद में 4,591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। लगभग वही 5,000। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्रबंध विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ ही गए हैं और इनकी हर एक चीज़, हर एक मत, हर एक पुस्तक जिस भी चीज़ के बारे में अपना मत दिया है उसके अनुसार उनमें जो भी शब्द पिरोए हैं वो एथेंटिक माने जाते हैं, विश्वसनीय माने जाते हैं। चाहे आयोग हो या बाकी, हर जगह इन्हीं को विश्वास रूप से इनकी ही हर एक कृति को माना जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। मतलब इन रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचना की तो उसे सर्वोच्च स्थान मिला, इसीलिए मिला है कि इनको सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। फिर आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मतलब यहाँ पर एक और कई क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे नगरी प्रचारणी सभा द्वारा किसे प्रकाशित किया गया, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास कब प्रकाशित किया गया? 1929 में। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेगर, जॉर्ज गियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी। तो मतलब अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, जैसे शिव सिंह सेगर, जॉर्ज गियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को किसने कवि वृत्त संग्रह कहा या संज्ञा दी? तो हमारा आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों, मतलब रामचंद्र शुक्ल का मत है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब वहाँ निश्चित ही जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। फिर उन्होंने कहा कि यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। तो मतलब हम इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। प्रत्येक देश वहाँ की जनता चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन और साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन स्वाभाविक है होना। फिर हमारा आता है परिवर्तन होता चला जाता आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, मतलब हम वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल सारा कुछ तो देखेंगे, मतलब जो बीत चुका है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों की मतलब उसकी जांच करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तभी तो हम उसके साथ साथ सामंजस्य दिखा पाएंगे। साहित्य का इतिहास कहलाता है, उसे हम इतिहास कहेंगे। जैसे हमने अपने बारे में पिछले से लगाकर अभी तक वर्तमान में होने वाली सभी घटनाओं को हमने लिखा, तो वो लिखने का मतलब यही है, या किसी चीज़ के बारे में लिखा। जैसे हमने मान के चलिए हमें चीज़ किसी टॉपिक पे हमें लिखना है, तो उसके वर्तमान की सारी परिस्थितियाँ, फिर उसके बाद की सारी प्रवृत्तियाँ जो हैं, तो उनको हम अध्ययन करके उसमें सामंजस्य ही दिखाएंगे, उसको परखेंगे। जांच पड़ताल करने के बाद तब जाकर हम उसको नया नाम दे पाएंगे। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मतलब जब सामंजस्य दिखाना ही इतिहास, साहित्य का इतिहास है। मतलब जब सामंजस्य दिखाना ही है तो साहित्य का इतिहास है, स्वाभाविक है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ है, मतलब जनता में तो चित्तवृत्ति बहुत है, राजनीतिक है, सामाजिक है, सांप्रदायिक है, धार्मिक। भाई जनता में तो सब कुछ होता है। राजनीति भी करते हैं, समाज में भी रहते हैं, सांप्रदायिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, परिस्थितियों के अनुसार होती है। तो यही सब तो इतिहास है। बस हो गया उनका कथन। मतलब कभी यूजीसी नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी विभिन्न परीक्षाओं में ऐसे ऐसे बड़े बड़े कथन भी पूछ लिए जाते हैं कि हाँ उन्होंने क्या कहा, कौन कौन सी बात। तो हम इसमें से मेन टॉपिक पॉइंट चुनिंदा निकाल करके हम उसे कर लेंगे। इतनी बड़ी परिभाषा तो हम याद नहीं कर सकते हैं कि याद कर सकें। अगर स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ज़रूर अच्छा ही होगा। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास की आलोचना से पृथक तथा अपने विकासवादियों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। तो यहाँ पर भी सर्वप्रथम किसने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। तो मतलब हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को काल विभाजन खंडों में विभक्त किया, 4 खंडों में विभक्त किया। जैसे शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों तथा शाखाओं में बांटकर दार्शनिक या धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। भक्ति काल, यहाँ भक्ति काल है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में दो शाखाएं हुई, एक तो ज्ञानाश्रय शाखा है, दूसरी प्रेमाश्रय शाखा है। सगुण में राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा।
रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। तो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन बनेगा, मतलब हर एक पॉइंट में हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बड़ी बारीकी से ही पढ़ना हमारा विशेष उद्देश्य रहेगा। एडविन गिब्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। मतलब एडविन गिब्स ने महोदय ने 1917 में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में 5 विभाग किए। कितने विभाग किए? 5 विभाग किए। 1920 ईस्वी में FE के अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। फिर तज़किरा-ई-शुआरा हिंदी 1848 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया, जिसमें कुल कवियों की संख्या 1004 थी, जिसमें हिंदी के 62 कवि। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 साहित्य इतिहास ग्रंथों की रचना की, क्रमशः हिंदी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव का विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में नाम से की आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए इस व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में बांटा। कितने प्रकरणों में? 7। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। नगरी पचाड़ी सभा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में किया, 16 खंडों में हो चुका है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन किया है, जो इस प्रकार है। प्रथम मतलब भाग, प्रत्येक भाग का नाम संपादक भी है। प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका, तो हिंदी साहित्य की पीठिका, इसके संपादक डॉक्टर राजवली पांडे हैं। दूसरे खंड है हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरे भाग आदिकाल है, पंडित करुणा त्रिपाठी व वसुदेव सिंह।
वसुदेव सिंह है। चौथा है भक्ति काल निर्गुण भक्ति, तो परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा भाग है भक्ति काल सगुण भक्ति, देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। छठा है रीतिकाल रीतिवृद्ध, डॉक्टर नागेंद्र। सातवां खंड है रीतिकाल रीति मुक्त, तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आठवां है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 पूर्व, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा है। नवा द्विवेदी काल 1950 से 1975, पंडित सुधाकर पांडे हैं। 11वां उत्कर्ष काल नाटक, संवत 1775 से 95 ईसा पूर्व, सावित्री सिंह व दशरथ ओझा है। 12वां हमारा है कथा साहित्य, संवत 1975 से 95, डॉक्टर निर्मला जैन। 13वां है समालोचना निबंध और पत्रकारिता, संवत 1975 से 95, संपादक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां है अद्यतन काल, संवत 1995 से 2017, सहायक डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, डॉक्टर नागेंद्र पंडित राहुल संस्कृतायन। 16वां है हिंदी साहित्य का लौकिक इतिहास, लौकिक साहित्य, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारी द्वारा ली गई क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी होगी। आगे की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हम पूरी बुक पढ़ेंगे, व्याकरण की भी पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य की भी पढ़ेंगे और यूजीसी नेट दृष्टि की पूरी बुक करेंगे हम। साहित्य इतिहास से लेकर नाटक, उपन्यास, आलोचना, विधाएं, सारी बुक पूरी कंप्लीट बुक करेंगे। साथ साथ हमारे अदर कोर्सेज भी होंगे। यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट, यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट हम लाने जा रहे हैं। आगामी 15 से 16 मार्च में पेपर होने वाला है और जीके जीएस की भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, और जीएस की महत्वपूर्ण पुस्तकें भी पढ़ेंगे और वन लाइनर भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे। मैं सावित्री आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो मेहनत और लगन से चीज़ें की जाती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो हमें कंटिन्यूटी बनाने के लिए एक उत्साह से काम करना होगा। उत्साह ज़रूरी है, अगर उत्साह नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कलम में नोक नहीं होगी तो कुछ नहीं लिख सकते। कितनी भी सुंदर तुम्हारे पास क्यों हो, तो तुम्हारे में ज्ञान कितना भी हो, लेकिन उसे तराश कर अच्छी जगह नहीं लगाओगे तब तक वो ज्ञान बेकार ही है। अपनी लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है, सुना है, समझा है। आप सभी को हमारी जय हिंद, जय भारत।